किसमें लिखेंगे? पीएन संधि डायोड को, पीएन संधि डायोड को दिष्ट कार्य की भांति, पीएन संधि डायोड को दिष्ट कार्य की भांति दिष्ट कार्य की भांति प्रयोग करने के लिए, दिष्ट कार्य की भांति प्रयोग करने के लिए एक अपचायित ट्रांसफार्मर जो एसी को डीसी में बदलता है, कल नहीं थे क्या? एक अपचायित ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली, एक अपचायित ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली से, प्राथमिक कुंडली से, प्राथमिक कुंडली से निवेशी, प्राथमिक कुंडली से निवेशी वोल्टेज सिग्नल, सिग्नल मत लेना, निवेशी वोल्टेज, निवेशी वोल्टेज दिए जाते हैं, निवेशी वोल्टेज दिए जाते हैं इस ट्रांसफार्मर की द्वितीयक कुंडली, द्वितीयक कुंडली के S1 सिरे, इस ट्रांसफार्मर की द्वितीयक कुंडली के S1 सिरे, सिरे से डायोड डी, रुको, S1 सिरे से पीएन संधि डायोड डी जोड़ा जाता है, पीएन संधि डायोड, पीएन संधि डायोड डी जोड़ा जाता है, पीएन लिखना पड़ेगा, नहीं एकदम से बोल दिया था भाई, एक मिनट देख लेना जरा सब। ये चित्र तुमने ना कल बना लिया था, ठीक है जी। अब इसमें होता क्या देखो, सुन भी ले करो जब मैं बता रहा हूँ तो इसमें होता क्या है कि ये है ट्रांसफार्मर, ये ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली, इससे तुम प्राथमिक कुंडली को P1 और P2 कह देंगे और द्वितीय कुंडली को S1 S2 कह देंगे, ये सेकेंडरी कुंडली कहलाती है ऐसे करके। तो ये है अपचायित ट्रांसफार्मर है, यानी कि 220 वोल्टेज को 12 वोल्ट या 24 वोल्ट में 18 वोल्ट में बदलेगा, कम करेगा वोल्टेज, छोटे वाले ट्रांसफार्मर जो होते हैं वो ट्रांसफार्मर है। अब देखो जब तुम नॉर्मली ट्रांसफार्मर होगा तुम्हारा तो ट्रांसफार्मर कुछ इस तरीके से होता है, ये तुम रियल में भी प्रैक्टिकल करके घर पर बना सकते हो, कोई खास कॉस्टली होता नहीं है और प्रैक्टिकल में बना के लेके जा सकते हो उसे। देखो ये निवेशी है, निवेशी का मतलब क्या, दो तार जो है हमने यहाँ प्लग में लगा दिए, ट्रांसफार्मर के दो तार बाहर को और निकल लेंगे दूसरी साइड से जो निकलते हैं, ठीक है जी। अब इनसे हम डायरेक्ट बल्ब लगा सकते हैं, लेकिन बल्ब ना लगा के हम पीएन संधि एक तार में डायोड लगा के और तब इसमें बल्ब लगा दें हम, ऐसे करके कोई भी एक बल्ब ऐसा कर। अब इसकी खासियत क्या है, खासियत ये है कि पीएन संधि डायोड जो होता है वो अग्र अभिनत में तो काम करता है, अग्र अभिनत में काम करता है और उत्क्रम में काम नहीं करता है। क्या मतलब हुआ, अगर ये P सिरा है, ये N सिरा है, तो अगर हमने इसे प्लस से जोड़ दिया, इसे माइनस से जोड़ दिया तो ये काम करेगा, धारा प्रवाहित होने देगा। अगर हमने इसे P सिरे को माइनस से जोड़ दिया और N को प्लस से जोड़ दिया तो इलेक्ट्रॉन जाते नहीं है, मतलब सूक्ष्म धारा होती है वो ना के बराबर, तो ये आगे को धारा प्रवाहित करता नहीं है, मतलब रोक देता है। समझ में आ गए, यानी कि पीएन संधि डायोड अग्र अभिनति में काम करता है और उत्क्रम अभिनति में काम नहीं करता है। इतनी बात समझ में आ गई। उत्क्रम का मतलब जब हम P सिरे को नेगेटिव से जोड़ेंगे तो ठीक। अब होता ये है कि जैसे ये है, अब प्रत्यावर्ती धारा हमने इसे यहाँ से दे दी, यहाँ से दे दी, तो प्रत्यावर्ती धारा की खासियत ये बताई थी कि 1 सेकंड में 50 बार प्लस 50 बार माइनस होती है, ये 50 बार प्लस और 50 बार माइनस होती है प्रत्यावर्ती धारा। तो ऐसी जब ये 50 बार प्लस 50 बार माइनस होकर इधर को चल रही होगी तो किसी क्षण क्या होता है कि 1 सेकंड में 50 बार सिरा ये प्लस हो रहा होगा, 50 बार ये माइनस हो रहा होगा। समझ गए। तो यहाँ से क्या किया हमने कि यहाँ से हमने ये निवेशी वोल्टेज यहाँ से लगा दिया, यहाँ से लगा दिया, आगे RL का मतलब है कि कोई बल्ब लगा रखा है हमने यहाँ। अब देखो कुंडली का एक तार तो बल्ब को डायरेक्ट दे दिया हमने, एक तार जो है वो डायोड के द्वारा दिया है। अब डायोड के द्वारा दिया है तो 1 सेकंड में जब ये 50 बार प्लस और 50 बार माइनस हो रहा होगा तो किसी क्षण 0.001 सेकंड में किसी क्षण ये सिर्फ प्लस होगा
तो जब ये सिरा प्लस होगा तो ये सिरा जो होता है इसका ये पी माना जाता है, ये एन माना जाता है, तो ये प्लस से जुड़ा हुआ होगा, प्लस से जुड़ा होगा तो धारा को आगे निकालने देगा, काम करेगा तो यहाँ निर्गत वोल्टेज प्राप्त हो जाएंगे, बल्ब जल जाएगा। अगले ही सेकंड ये सिरा जो होगा वो माइनस हो जाएगा और ये सिरा प्लस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एक बार ये सिरा प्लस होगा तो ये माइनस होगा, ये प्लस होगा तो ये माइनस होगा, आपस में बदलते रहते हैं, एक बार ये प्लस माइनस ऐसे करके। तो क्या होगा कि अगले ही क्षण क्या होगा, जैसे ये माइनस होगा तो फिर ये काम करना बंद कर देगा, यहाँ सप्लाई पहुंचेगी नहीं, जब सप्लाई नहीं पहुंचेगी तो बल्ब बुझ जाएगा। अगले ही क्षण फिर क्या होगा कि ये प्लस हो जाएगा, जब प्लस हो जाएगा ये माइनस हो जाएगा, ठीक है जी। तो जब ये प्लस हो जाएगा तो ये डायोड काम करेगा, जब काम करेगा तो एक तार तो यहाँ से मिल जाएगा, एक तार जो वो यहाँ से मिल जाएगा और बल्ब हमारा जल जाएगा। अब जितने भी तुम ये लाइट वगैरह देखते हो, एलईडी वगैरह जो तुम दीपावली पे कहीं भी जब लगाते हो, झल्लर वगैरह वो, तो वो जलती बुझती रहती हैं, उसमें यही परिपथ लगा होता है, ठीक है जी। वो क्या करते हैं, डायोड लगा दिया, रेजिस्टेंस लगा के वो सीरीज उरीज उसकी बना देते हैं। अब ये कोई अलग से काम नहीं करते हैं, इसकी डायोड का फंक्शन होता है कि जैसे ये एक बार प्लस एक बार माइनस होगा तो प्लस पर तो ये काम करेगा, बल्ब जला देगा, माइनस पे उस अगले ही सेकंड में ये माइनस हो जाएगा, ये काम करेगा नहीं, बल्ब बुझ जाएगा। तो देखो हो क्या रहा है कि जब ये सिर्फ प्लस था, निवेशी वोल्टेज, इनका मतलब इनर वोल्टेज निवेशी, ओ का मतलब होता है B0 का मतलब ये BO है आउटर वोल्टेज। तो जब ये सिरा प्लस था तो आउटर वोल्टेज हमें प्राप्त हो रहे हैं, बल्ब जल रहा है। जब ये सिरा माइनस वाला था तो आउटर वोल्टेज हमें नहीं मिल रहे हैं, बल्ब यहाँ बुझ गया हमारा। फिर अगले ही क्षण जब ये सिरा प्लस हो गया तो हमारा आउटर वोल्टेज जो यहाँ वोल्टेज प्राप्त होंगे तो ये बल्ब हमारा जल जाएगा यहाँ। जब ये ऋणात्मक होगा तो ये नहीं जलेगा, ऐसे जब धनात्मक होगा तो जलता रहेगा, ऋणात्मक होगा तो नहीं जलेगा। इस तरीके से ये क्रिया चलती रहती है कि डायोड जो है वो अर्ध तरंग दृष्टिकारी की भांति कार्य करता है, यानी आधी तरंग भेजता है, आधी नहीं भेजता है। एक बार जलने देगा बल्ब को, एक बार नहीं जलने देगा, ठीक है जी। ये हो जाता है। अब अगर बल्ब को लगातार जलाना है तो एक दूसरा डायोड और लगा देते हैं, एक दूसरा डायोड लगा दिया, तो अगर ये प्लस होगा तो ये माइनस होगा, तो उस टाइम पर ये काम कर रहा होगा तो ये काम नहीं करेगा, जिस टाइम पर ये काम करेगा तो वो काम नहीं करेगा। कहीं ना कहीं से एक डायोड हमेशा काम करता रहेगा और सप्लाई लगातार मिलती रहेगी। एक तार को हम डायरेक्ट जोड़ देंगे इससे, तो दो डायोड लगाएंगे, बल्ब लगातार जलता रहेगा। अगर एक डायोड लगाएंगे तो बल्ब जो वो जलता बुझता नजर आएगा तुम्हें। अब नॉर्मली अगर तुम उसमें प्रैक्टिकल में, जैसे तुम बाय बाय जब तुम्हारा होगा या प्रैक्टिकल होगा, तो जब तुम ये प्रैक्टिकल बना के लेके जाते हो तो एक नॉर्मल सी अगर जो तुम थर्माकोल पे बना के लेके जाओगे ना तो 300 से 400 रुपये खर्च हो जाता है कि थर्माकोल वगैरह लेकर आओ, 3-4 सीटें लेकर आओगे काटने उठने के लिए, लगाने के लिए। उसके ऊपर पोलोथीन के लिए लेकर आओगे, एक अलग अलग कलर लेकर आओगे, गम वगैरह कुछ लेकर आओगे चिपकाने का, और भी अलग अलग तरीके की काक सीट वगैरह, या जो आता है ना मार्बल पेपर आता है, नॉर्मल से नॉर्मल भी तुम बना के लेगा 300-400 रुपये खर्चा आ जाता है। और अगर जो कोई प्लाईबोर्ड पर बनाने लगा तो 500-600 रुपये 800 रुपये खर्चा आ जाएगा। और अगर किसी से बनवाने लगे तो 1000-1500 रुपये का बना के देते हैं, काशीपुर में जैसा बनवा के लेकर आते हैं। 2 रुपये के चार्ट पर 2 रुपये वाले नंबर मिलेंगे, ठीक है जी। तो पास होने, तो जो पास होने के लिए पढ़ ले वो तो बेचारे ट्यूशन ना पढ़ते तो भी पास हो जाते, यही होता है। तो मैं उन लोगों की बात बता रहा हूँ, हर किसी की ये वैल्यू होती नहीं है और हर कोई इतना बड़ा एक्सपर्ट भी नहीं होता जो कुछ क्रिएटिविटी अपने अंदर लाए। ये चीज़ें होती हैं कि तुम एक लकड़ी का 1x1 का बोर्ड लेकर भी एक ट्रांसफार्मर उसे पेचों द्वारा बांध लो, 40-50 रुपये का ट्रांसफार्मर आता है, 1 रुपये का या 50 पैसे का ये डायोड आएगा और 1-2 रुपये का ये बल्ब आएगा, 50-60 रुपये का ये प्रैक्टिकल होता है और ये लाइव बना के लेके जा सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे खास माना जाता है लाइव प्रैक्टिकल, उससे कम नंबरों का माना जाता है जो प्लाईबोर्ड पर बना के लेके जाते हैं, प्लाईबोर्ड पर माइका पर। उससे कम वाला माना जाता है जो लकड़ी के गत्ते पर बना के लेके चले जाते हैं। एक गत्ता आता है ना जैसा पेपर वाला गत्ता होता है, ऐसे होता है। उससे कम वाला जो माना जाता है थर्माकोल पे माना जाता है, और सबसे बेकार वाला चार्ट पे माना जाता है। ये नंबर चलता है क्रम में कि किसी के सामने तुम बाइबा में क्या ले जाते हो, और जो चीज़ तुम बना के लेके जाते हो एग्जामिनर भी वही चीज़ है तुमसे उससे संबंधित पूछता है, ऐसा माना जाता है। पूछने के लिए उसके लिए पूरी किताब है, लेकिन 30 नंबर सिर्फ तुम्हारे जो वहाँ खड़े होकर तुम जवाब देते हो ना वो नंबर होते हैं। और ये 30 नंबर का मतलब होता है कि 30 में से उसने 22 नंबर 20 नंबर दे दिए तुम्हें, 10 नंबर तुम्हें नहीं मिले, तो 10 नंबर की वैल्यू तुम्हें वहाँ पता चलेगी जब तुम कभी मेरिट में रह जाओगे, कभी 1 नंबर से रह जाओगे। अभी बीएड वालों का सिलेक्शन चल रहा है, तो सिलेक्शन कैसा हो रहा है, सिलेक्शन हो रहा है कि जो हाई स्कूल में नंबर है तुम्हारे उसमें तो तुम्हारे 1 से गुणा होकर जोड़ लें आगे को, जो इंटर के नंबर होते हैं उसमें 2 से गुणा होकर जोड़ लें, जो स्नातक के नंबर होते हैं उसमें 4 से गुणा होकर आगे को, ऐसे करके नंबर ऐड होते हैं, कुल पूर्णांक बनता है, उस हिसाब से मेरिट बनती है। और टेट के नंबर में भी तुम्हारे पूरे नंबर जितने भी 150 में से वो पूरे नंबर हो गए, तब पूर्णांक बन रहे हैं,
ठीक है जी। अभी तो तुम मजे ले रहे हो, सब कुछ ले रहे हो, लेकिन उनसे पूछो जो लोग एक एक नंबर से रहने ना, तो वो कहते काश हम प्रैक्टिकल में थोड़ा सा और रो रिपीट लेते ना, एक नंबर भी बढ़ जाता। एक नंबर, अगर 8 नंबर हैं, 8 नंबर तुमने बढ़वा लिए, इसका मतलब है कि तुमने 16 नंबर बढ़वा लिए। 16 नंबर का मतलब है कि कम से कम एक जिले के बच्चे को पीछे छोड़ दोगे तुम। एक जिले के लगभग 10 से 12 हज़ार बच्चे अप्लाई करते हैं एक जिले से। इतने बच्चों को पीछे छोड़ के तुम्हारा सिलेक्शन हो जाता है। एक लड़के का भी उसमें हमारे उसमें सिलेक्शन हुआ था, उसमें फैमिली में ही आता है, उसका 105वां नंबर था, 109वां नंबर था उसका, कुल जो सीआरपीएफ में उसका सिलेक्शन हुआ था 109वां नंबर। 109वां नंबर का मतलब है कि कुल सीटें शायद 98-99 ऐसे कुछ थी, 109वां नंबर था, बिल्कुल रेस से बाहर है वो। फिजिकल रिटर्न होने के बाद में ये था। उदयराज से पढ़ा था, एनसीसी का बी सर्टिफिकेट था उसके पास, बी सर्टिफिकेट, ठीक है जी। बी ए सर्टिफिकेट लगाने से 5 नंबर मिल जाते हैं, बी सर्टिफिकेट से 10, और सी लगाने से 15 या 20 ऐसे करके नंबर एक्स्ट्रा मिलते हैं जब तुम आर्मी में किसी उसमें जाओगे। तो जो लोग इस चीज़ की तैयारी करोगे ना, जिसके घर में, उन्हें पता होता है एनसीसी की वैल्यू क्या होती है, ठीक है जी। उसने अपना बी सर्टिफिकेट लगाया उसमें, ठीक है जी, सिर्फ टॉप 5 में नंबर आ गया उसका। टॉप 5 में सिर्फ 10 नंबर बढ़ने से, पता नंबर सिलेक्शन कहाँ से चलता है, ऐसे चलता है, ऐसे 85.75 ऐसे करके, 85 ऐसा करके 50, इतने पर नंबर चलते हैं ऐसे करके सिलेक्शन। जब अभी तुम लोग यहाँ बैठे हो और सिर्फ पढ़ाई कर रहे हो, अभी तुम कंपटीशन की ना उसमें दुनिया में उतरे नहीं हो, तुम्हें ना अभी उससे पाला पड़ा नहीं है कि एक पोस्ट के लिए जब 1-1 लाख फॉर्म आ जाते हैं, तो 10-10 पोस्टों के लिए जब इतने सारे फॉर्म आते हैं, तो अभी तुम लोग ना 3 घंटे में सिर्फ 30 क्वेश्चन के लिए इतनी मारामारी कर रहे हो, और वही 2 घंटे में जब तुम्हें ऐसे ही 200 सवाल करने पड़ेंगे ना, तब देखना उसे कहते हैं कंपटीशन। ये कोई कंपटीशन नहीं है, इसमें तो कर खाओ या मत कर खाओ, उससे मतलब नहीं है। ये लोग जो इतने पापड़ बेलने पे लग रहे हैं, ये उसी का मतलब होता है, उसमें मतलब होता है टाइमिंग का, जो टाइमिंग कर लेता है, अपने टाइमिंग एडजस्ट कर लेता है। तो ये नंबर वैल्यू रखते हैं जो तुम्हें प्रैक्टिकल में फ्री के नंबर है। और परसेंटेज की बात सुनो, परसेंटेज की बात है, बहुत सारे बच्चे ऐसे मिलेंगे तुम्हें, देख लेना अभी आसपास भी, कि जिसके 295 नंबर रह गए, फर्स्ट रह गई उसकी 295 नंबर रह गए, या 298 रह गए, 299 तक रह जाते हैं, ऐसे करके नंबर रह गए, फर्स्ट रह गई। फर्स्ट रहने का मतलब है कि कम से कम उसने 6-7 डिपार्टमेंट उसके भूल गया कि अब वो फॉर्म भी अप्लाई नहीं कर सकता। फॉर्म अप्लाई करने का मतलब है, एक तो इसरो के फॉर्म नहीं भर सकता, मर्चेंट नेवी वाले फॉर्म नहीं भर सकता, क्योंकि उसमें सब 60% से ऊपर मांगते हैं। जब उसमें एयरफोर्स में जब उसकी निकलती है ना, टेक्नीशियन से ऊपर वाली पोस्ट निकलती है, तो उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ में 60% से ऊपर मांगे जाते हैं। ये सब चीज़ें होती हैं। तो तुम ये सोचो कि तुम्हारा 1-2 नंबर जो है ना, तुम्हें जो है कितनी नौकरियों से बाहर कर देता है, तो उस नंबर की कदर समझो। और 10-5 रुपए के लालच में ऐसे मैंने देखे हैं जो 2 नंबर से 1 नंबर से फेल हो जाते हैं ना, उनके पापा, उनके माँ बाप मेरे पास खुद आते हैं कि साहब लोंडे को पास करवा दो, और उस टाइम पर वो 15-15, 20-20 हज़ार रुपये खर्च करने तैयार रहते हैं कि रामनगर बोर्ड चलो। ये हाल आता है 1 नंबर बढ़वाने के लिए कि लोंडा पास हो जाए, साल बच जाए। 1 नंबर की वैल्यू ये होती है। जब अभी तुम इसकी वैल्यू समझ नहीं रहे हो, क्योंकि अभी तुम्हारे ऊपर प्रेशर नहीं है, जब एग्जाम होगा तब पता चलेगा तुम्हें जी। तो 15, अरे कैसे हो जाएगा भाई, कोई आदमी वहाँ जो बैठा है वो सरकारी आदमी है, उसकी सैलरी 80-90 हज़ार रुपये चल रही है, वो तुम्हारे 10-15 हज़ार रुपये लाले चक्कर में अपनी नौकरी खतरे में क्यों डालेगा, पागल है वो। या तो कोई अपना ही खास आदमी है कि बिल्कुल ही पर्सनल बंदा है, तब तो वो थोड़ा रिस्क लेगा भी। एक अनजान आदमी के लिए रामनगर बोर्ड में बैठे पहाड़ी गढ़वाल से हुए, वो तुम्हारे महुआ गढ़े वालों क्यों सुनेंगे भाई। तो ये फालतू की बकवास होती है, इससे अच्छा उसमें मेहनत न करके, ये देखो बायो वालों के नंबर मैथ वालों से ऑटोमेटिक ज़्यादा क्यों आ जाते हैं, कारण क्योंकि मैथ वाले जितना करेंगे उन्हें उतना ही मिलता है। बायोलॉजी वाले अगर उनके सोचो, एक नॉर्मल सी बात है, जो 35 नंबर आ गए, कितने में से 70 में से, तो कितने परसेंट बनी, 50%। लेकिन प्रैक्टिकल में उनके कितने हो गए, 30 नंबर, 30 में 30 29 मिल जाते हैं आराम से। कि अगर उनमें से 35 में से 30 जब जोड़ दे, नंबर कितने हो गए, 65, 50% की सीधी 65% बन गई। मतलब जो बंदा सेकंड डिवीजन जो है वो उसके लिए वेरी कर रहा है, सेकंड डिवीजन के लिए प्रैक्टिकल का नंबर जोड़कर उसके फर्स्ट बन जा रही है। ये होता है। मैथ वालों के लिए क्या हो रहा है कि अगर 60 का कर आएगा तो बेटे 60 ही मिलेंगे, और हो सकता है 55 मिल जाए, लेकिन 61 नहीं हो सकते। इसमें क्या है, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में फायदा रहता है कि थोड़ी मेहनत करो, ज़्यादा मिलते हैं। अगर तुम फिजिक्स में या केमिस्ट्री में 35 नंबर भी लाओगे, 30 में से 30 मिल गए, ऑटोमेटिक 60, 65, 70% बन जाती है। तो और अगर कोई 50-55 नंबर ले आया तो उसकी 95, 80, 90% बन जा रही है ऑटोमेटिक। तो प्रैक्टिकल के नंबर जो होते हैं वो फ्री के नंबर होते हैं। इसमें लालच नहीं करना होता है कि वहाँ बाद में तुम पेपरों के बाद में जो है वो 10,000, 20,000 रुपये खर्च करने के लिए तैयार रहते हो, और यहाँ तुमसे 1,000-500 रुपये खर्च नहीं होते। प्रैक्टिकल अच्छा सा बना के लेके जाओ, उसमें मेहनत करो, 30 में 30 नंबर लो। बहुत सारे बच्चों को 30 में 30 मिल जाते हैं, समझ गए। 1 नंबर की वैल्यू तब पता चलेगी जब 1 नंबर से या 0.25 नंबर से रहोगे ना, तब तुम्हें पता चलेगा कि यार हाय रे, थोड़ी सी और मेहनत कर लेते। ये चीज़ होती है। किसी पे भी करो,
कहने का मतलब है कि उस हिसाब से बनाना पड़ता है कि यार कोई दूसरा हमसे अच्छा बनाकर ना लेके जाए, सबसे अच्छा अपना रखने की कोशिश करो, ये चीज़ें होती हैं। हिंदी लिखेंगे इसमें। क्या लिख रहे थे? जोड़ा जाता है इस संधि डायोड का दूसरा सिरा, इस संधि डायोड का दूसरा सिरा संधि डायोड का दूसरा सिरा लोड प्रतिरोध आरएल से जुड़ा होता है। लोड प्रतिरोध आरएल लोड प्रतिरोध आरएल से जुड़ा होता है। जुड़ा होता है। ट्रांसफार्मर की ट्रांसफार्मर की द्वितीयक कुंडली का दूसरा सिरा S2 लिख दो चाहो तो S2। दूसरा ट्रांसफार्मर की द्वितीयक कुंडली का दूसरा सिरा S2 आरएल के दूसरे सिरे से जुड़ा होता है। आरएल के दूसरे सिरे से जुड़ा होता है। आरएल के दूसरे सिरे से जुड़ा होता है। फुल स्टॉप लगा के लिखेंगे। जब प्राथमिक कुंडली में प्रत्यावर्ती वोल्टेज बी इन, जब प्राथमिक कुंडली में प्रत्यावर्ती वोल्टेज बी इन निवेशित किए जाते हैं, बी इन निवेशित किए जाते हैं, बी इन निवेशित किए जाते हैं, तो किसी क्षण S1 सिरा S2 के सापेक्ष S1 सिरा S2 के सापेक्ष जब धन विभव पर होता है, जब धन विभव पर होता है, तो पीएन संधि डायोड अग्र अभिनति रहता है। तो पीएन संधि डायोड अग्र अभिनति रहता है। अग्र अभिनति रहता है जिससे आरएल पर निर्गत वोल्टेज प्राप्त हो जाते हैं, जिससे आरएल पर निर्गत वोल्टेज प्राप्त हो जाते हैं। अगले क्षण जब S1 सिरा S2 के सापेक्ष S1 सिरा S2 के सापेक्ष ऋण विभव पर होता है, ऋण विभव पर होता है, ऋण विभव पर होता है, तो पीएन संधि डायोड उत्क्रम अभिनति रहता है।
तो पीएन संधि डायोड उत्क्रम अभिनति रहता है और वह विद्युत धारा का चालन नहीं करता है, और वह विद्युत धारा का चालन नहीं करता है। विद्युत धारा का चालन नहीं करता है, जिससे आरएल पर कोई निर्गत वोल्टेज प्राप्त नहीं होते हैं, जिससे आरएल पर कोई निर्गत वोल्टेज प्राप्त नहीं होते हैं। कोई निर्गत वोल्टेज प्राप्त नहीं होते हैं। इस प्रकार धनात्मक अर्ध चक्र के लिए संधि डायोड चालन करता है। धनात्मक अर्ध चक्र के लिए पीएन संधि डायोड चालन करता है। हाँ, संधि डायोड लिखा, पीएन संधि डायोड चालन करता है। और ऋणात्मक अर्ध चक्र के लिए चालन नहीं करता है। अतः पीएन संधि डायोड पूर्ण तरंग दृष्टिकारी की भांति अर्ध तरंग दृष्टिकारी की भांति कार्य करता है। पीएन संधि डायोड अर्ध तरंग दृष्टिकारी की भांति कार्य करता है। समझ में आ गया? अर्ध तरंग की भांति क्यों कर रहा है? नहीं करता, क्या पता नहीं क्या नहीं करता। अर्ध तरंग दृष्टिकारी की भांति कार्य करता है। हेडिंग डाल देंगे दूसरा वाला इसका। देखो इधर, अब अरे सुनो, होता ये था कि जब एक डायोड लगा रहे हैं, सुन लो यार एक मिनट, अब जब एक डायोड लगा रहे हैं तो बल्ब जो वो जल बुझ रहा है, ठीक है जी, एक बार जल रहा है एक बार बुझ रहा है। तो अगर हमें बल्ब लगातार जलाना हो तो हेडिंग बन जाएगा तुम्हारा पूर्ण तरंग दृष्टिकारी, और डायोड लगा देंगे हम दो। ये डायोड D1 बन जाएगा, ये डायोड D2 बन जाएगा। तो एक सिरा जो है वो डायरेक्ट दे देंगे सर। अब ये जो है देखो, ये तो ऐसा हो जाएगा और एक सिरा हम इसे डायरेक्ट दे देंगे। तो ये जो है ऐसा उतारेंगे हम, फिर वो आधे तरंग बन जाएगा। उसमें क्या है, तो मेरी देर से यही नहीं समझ पाए। तो अब ये देखो इधर, अब ये दोनों जो है ये तो एक ही तार से टच है और ये डायरेक्ट दे रखा है हमने यहाँ, वो ये बल्ब लगा रखा है। अब जब यहाँ धनात्मक होगा तो ये ऋणात्मक होगा, तो ये तो काम करेगा नहीं, ये काम करेगा, मतलब यहाँ वोल्टेज प्राप्त हो जाएंगे, एक सिरा डायरेक्ट है, बल्ब जल जाएगा। अगली बार में ये ऋणात्मक होगा तो ये तो काम करेगा नहीं, उस टाइम पर ये धनात्मक होगा, तो सप्लाई यहाँ से पहुँच जाएगी A1 पर।
तो इस स्थिति में बल्ब जो है वो लगातार जलता रहेगा। जब लगातार जलता रहेगा तो तुम्हारा चित्र ये चेंज हो जाएगा और ये ठीक है, इतना करना है। तो हाँ जी, ये है सन वहीं ले जाओ, फिर गिरजा उर्जा बेचारे वहीं भजन करते रहेंगे। तुझे क्या पता चल गया, तो ले जाएगा तो अरे वहां से भगा देंगे क्योंकि आवाज ही मैच न करेगी भजन में, तुम्हें ना करन देंगे। लिखो, अरे टॉपिक पे आ जाओ यार, क्यों लिखो लिखो जरा। फिर उधर तो शुरू भी ना करा, फिर वो पीछे से हेरा काटेंगे दोबारा दोबारा। पीएन संधि डायोड को पूर्ण तरंग दृष्टिकारी की पूर्ण तरंग दृष्टिकारी की भांति प्रयोग करने के लिए पूर्ण तरंग दृष्टिकारी की भांति प्रयोग करने के लिए बोलो प्रयोग करने के लिए ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली द्वारा ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली द्वारा निवेशी वोल्टेज ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली द्वारा निवेशी वोल्टेज दिए जाते हैं। निवेशी वोल्टेज दिए जाते हैं और ट्रांसफार्मर की द्वितीयक कुंडली के दोनों सिरों और ट्रांसफार्मर की द्वितीयक कुंडली के दोनों सिरों से पीएन संधि डायोड D1/D2 पीएन संधि डायोड D1/D2 व D2 लगा देते हैं जिनका दूसरा सिरा लोड प्रतिरोध जिनका दूसरा सिरा लोड प्रतिरोध RL से जुड़ा होता है। RL से जुड़ा होता है। RL का दूसरा सिरा कुंडली से RL का दूसरा सिरा कुंडली से सीधे जुड़ा होता है। कुंडली से सीधे जुड़ा होता है। कुंडली से सीधे जुड़ा होता है। जब प्राथमिक कुंडली में निवेशी वोल्टेज प्रवाहित किए जाते हैं निवेशी वोल्टेज प्रवाहित किए जाते हैं तो किसी क्षण जब S1 सिरा S2 के सापेक्ष किसी क्षण जब S1 सिरा S2 के सापेक्ष
धन विभव पर होता है, धन विभव पर होता है, तो डायोड D1 अग्र अभिनति, डायोड D1 अग्र अभिनति तथा D2 उत्क्रम अभिनति रहता है। D2 अग्र अभिनति रहता है और D1 के द्वारा RL पर अकेला ही फटफटा यार तो भैया से लेट टिपा दो इसे पूरा, सबसे लेट लिखेगा और पीछे पीछे भागेगा फिर। अरे एक में उत्क्रम है, अरे तो तुम उसका क्यों देख रहे हो? दोनों अग्र बोले मैंने, एक अग्र बोला है, अग्र बोले दोनों में जबरदस्ती पहले फिर खुद सबसे लेट लिखा। अरे उसे छोड़ो यार, तुम अपना पूरा करो जल्दी। तो क्या थी लाइन यार बताने के लिए? हाँ, D1 के द्वारा RL पर निर्गत वोल्टेज प्राप्त हो जाते हैं, D1 के द्वारा RL पर निर्गत वोल्टेज प्राप्त हो जाते हैं। जो आदमी एक बार पीछे हो गया ना तो लास्ट तक पीछे पीछे भागेगा वो, ये नहीं कि एक लाइन छोड़ के साथ साथ लिखना शुरू कर दे और फिर घोट लो। हाँ, फिर खिंचलता रहेगा घोटों के बल, घोटे तो चले जाएंगे, फिर हो जाता है। अगले क्षण जब S1 सिरा ऋण विभव पर तथा S2 सिरा धन विभव पर होता है, S1 सिरा ऋण विभव पर तथा S2 सिरा धन विभव पर होता है, धन विभव पर होता है, तो डायोड D2 अग्र अभिनत रहता है, डायोड D2 अग्र अभिनत रहता है। देखो अभिनत या अभिनति एक ही बात है, कुछ भी लिख लो सही एक ही बात है। अग्र अभिनत रहता है और D1 उत्क्रम अभिनत रहता है, और D1 उत्क्रम अभिनत रहता है, जिससे D2 द्वारा RL पर निर्गत वोल्टेज प्राप्त हो जाते हैं। निर्गत वोल्टेज प्राप्त हो जाते हैं। इस प्रकार पीएन संधि डायोड पूर्ण तरंग दृष्टिकारी की भांति कार्य करता है। इस प्रकार पीएन संधि डायोड पूर्ण तरंग दृष्टिकारी की भांति कार्य करता है। हेडिंग है इसके बाद प्रकाश उत्सर्जक डायोड
इसमें एक लाइन लिखेंगे, दो लाइनों की जगह छोड़कर ना चित्र बना लो। बनाओ चित्र। ये होता है LED, ऐसा प्रकाश सहित होता है। देखो एक सेकंड सुन लो जरा, ये होता है पूरा अरे सुनो, ये कोई जर्मनी में सिलिकॉन का क्रिस्टल होता है, इसका एक सिरे को P टाइप अर्धचालक बना देते हैं और एक सिरे को N टाइप अर्धचालक बना देते हैं, उसे अग्र अभिनति कर देते हैं। अग्र अभिनति मतलब P क्षेत्र को प्लस से और N क्षेत्र को नेगेटिव से जोड़ देते हैं। जैसे हम इसे अग्र अभिनति करते हैं, इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो क्वार्टर की ओर जाने लगते हैं, क्वार्टर जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन की ओर जाने लगते हैं और यहाँ संधि पाकर उदासीन हो जाते हैं, जिससे कुछ ऊर्जा निकलती है। वो ऊर्जा प्रकाश के रूप में बाहर निकलती है और हमें बल्ब जो है वो रंग बिरंगी दिखाई देता है। अलग अलग क्रिस्टल के बनाते हैं, अलग अलग रंग के दिखाई देते हैं, नीला, हरा, लाल, इस तरीके के बल्ब होते हैं। तो ये डायोड होते हैं लगभग। यहाँ से डायोड तुम पहले देख सकते थे, जो पुराने टीवी होते थे ब्लैक एंड व्हाइट या कलर, उनके पिक्चर ट्यूब के पीछे लगे होते थे, तो उनमें एलिमेंट नहीं होता था, वो डायोड जलते थे रेड कलर में या किसी ऐसे कलर में। पुराने टीवी में कुछ नहीं लिखवा रहे, चित्र बना लो।